आपको ये काम नहीं करेगा, आप हरित की चूर्ण लीजिए, हरड़ का चूर्ण लीजिए। तीसरे को कहते हैं आपको ये भी काम नहीं करेगा, पूरा कटरा लीजिए। चौथे को कहते हैं कि आपके लिए काम लायक नहीं है, पंचकार चूर्ण लीजिए। छठवें को कहते हैं कि आपको षटकार चूर्ण लेना पड़ेगा। और सातवें रोगी को हम कहते हैं कि इसको तो बिना इच्छा भेजे इसके काम नहीं चलेगा, या इसको एरंड तेल पिलाइए। एक ही रोग के लिए we are giving different type of the medications according to the constitution and temperament of the individual. योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपमानितम पुरुषम पुरुषम बीच सके योग विश्वतम। आपको डायग्नोस करना पड़ेगा इस रोगी को हम क्या दें, तब आप चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए रोगी की परीक्षा करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, तब हम चिकित्सा करते हैं कि हमारा उद्देश्य है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 उद्देश्य होता है। उन्होंने कहा कि हमारे 4 उद्देश्य हैं। एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज जिनको हम कहते हैं जीवन शैली जन्य रोग, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, नई बीमारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। बच्चे 15-15 घंटे 12-12 घंटे कंटिन्यूअसली अपना स्क्रीन टाइम या तो मोबाइल देख रहे हैं। और ये बीमारियां जो आ गई हैं आजकल, शादियों में जो पंडित जी लोगों ने एक नया शुरू करने जा रहे हैं, आगे आ जाएगा, ये व्रत दिया जाएगा शादी के समय। जो 7 प्रतिज्ञाएं होती हैं, 8वीं प्रतिज्ञा यही है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इसका प्रयोग नहीं करेंगे या संतुलित करेंगे। आज आप देखते हैं कि 12 बजे के बाद बच्चे एक्टिव होते हैं और सूर्योदय उनके भाग्य में नहीं है। आज विज्ञान ने यह प्रूव कर दिया, रात के अंधेरे में सोने से ही केवल आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सवेरे 11 बजे तक सोते रहिए, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इट इज प्रूव। ब्राह्म मुहूर्त में उठने से आपकी मेमोरी शार्प होती है। आप ब्राह्म मुहूर्त सपने में देखेंगे। अमेरिका में जब मैं गया तो रात को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर कोई टहलता हुआ मिलेगा मार्केट में, तो या तो इंडियन होगा या पाकिस्तानी। नेटिव अमेरिकन अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, हम कहते हैं वो करते हैं। तो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जीवन शैली हमारी कैसी हो। तो जीवन शैली जनित जो रोग हैं आपके, उन जीवन शैली जनित रोगों के लिए हम क्या करें, कैसे अपनी जीवन शैली को सामान्य करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार किया कि मोर देन 75% lifestyle related diseases can be prevented. How they can be prevented? They can be prevented after following ideal lifestyle. Then what is ideal lifestyle? Ayurvedic lifestyle is ideal lifestyle. My dear friends, हमारे यहाँ बताया गया है ब्राह्म मुहूर्त के उत्कृष्ट है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना चाहिए। कोरोना कालखंड में लोगों ने महसूस किया, लोग उठे और महसूस किया उन्होंने उसका क्या फायदा होता है। और साथ साथ में ब्राह्म मुहूर्त में उठना, उषापान करना। उषापान क्या है? तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना। हमारा विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है। जब एक बार मैं पेपर पढ़ रहा था तो किसी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने कोट किया कि सर आपने जब पहले व्याख्यान दिया था कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद तांबे के पात्र में रखा हुआ जल पीना चाहिए, मैंने अपने महिला पेशेंट्स को जिनमें रिपीटेडली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता था, उनको ये सजेस्ट किया। तो नतीजा क्या हुआ कि उनमें रिपीटेड यूटीआई कंट्रोल हो गया। तो ई कोलाई के लिए तांबे के पात्र में रखा हुआ जल एक अमृत फलदायी है। ये तो एक स्टडी है। हमारी स्टडी ये प्रूव करती हैं कि आपका जो गट है, आपको गट ब्रेन सिंड्रोम, जिसको हम प्रारंभ से ही आयुर्वेद कहता रहा है कि सबसे बड़ा बीमारी का जो घर होता है वो हमारा पेट होता है। रोगा सर्वे मंदे अग्नौ, सभी रोग जो है हाइपो फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव फायर के कारण होते हैं। ये आज विज्ञान मान रहा है। गट ब्रेन सिंड्रोम, आपको पेट सही करना है तो आज आपने देखा होगा कि तमाम लोग जिस एंटीबायोटिक की वकालत करते थे वो क्या कर रहे हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की बात कर रहे हैं, जिसकी वकालत प्रारंभ से ही हम लोग करते आए हैं। तो साथियों ये काम करना है। दूसरा, कोरोना में आपने महसूस किया नाक में अणु तेल छोड़ना, तिल्ली का तेल छोड़ना या गौ का घृत छोड़ना, क्या इसका उद्देश्य है? आपने देखा था कि कोरोना की एंट्री आइदर फ्रॉम द नेजल पैसेज और फ्रॉम द ओरल रूट। तो नाक में तो अणु तेल छोड़ने के लिए कहा गया और मुंह में जो है
देसी घी या दिल्ली का तेल रखने के लिए कहा गया, इसे कहते हैं कमल और गंडूश। तो इससे होता क्या है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल थ्रेशोल्ड ट्रैक्ट और ओरल म्यूकोसा को हम इतना स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं, कोई वायरस बैक्टीरिया अगर जाएगा तो उसको रोकने के लिए वो सक्षम है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सारी चीजें वैज्ञानिक धरातल पर आज प्रूव हो रही हैं, वो दुनिया इसका अनुसरण कर रही है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो जीवन शैली है, जिसके बारे में हमारे यहाँ चर्चा किया गया, यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को आप तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं। हमारे यहाँ दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, शतवृत्त, आचार रसायन, धारणी अधारणी वेग, तमाम ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं, कब सोए कब जगे, आहार, 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि आहार के बारे में आचार्यों ने क्या कहा है। भोजन केवल भोजन नहीं होता कि हमने जो खा लिया खत्म हो गया काम। आहार के बारे में आयुर्वेद कहता है कि आहार संभवो वस्तु रोगश्च आहार संभव। इस शरीर का निर्माण आहार से होता है और रोगों की उत्पत्ति भी मिथ्या आहार विहार से होती है। आपने सही आहार नहीं सेवन किया तो आप रोगी हो जाएंगे। तो हम क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, इसका विशेष वर्णन अगर मिलता है तो केवल आयुर्वेद में। आप जानते हैं मात्रा की जब हम बात करते हैं, या तो याद रखिएगा, हमारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, शादी विवाह में जब आप लोग जाते हैं तो तमाम जो स्टॉल लगे रहते हैं, आजकल तो चाट के स्टॉल पे महिलाओं की भीड़ ज्यादा मिलती है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर स्टॉल पे रखा हुआ सामान आपको खाना जरूरी है, ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है कि आप जाएंगे तो जो सब रखा है वो सब खा के आना है। आपको अपनी इच्छा से, रुचि के अनुकूल जो आपको साथ में है वही आपको सेवन करना है। लिफाफे का वजन देख कर भोजन न करें कि हमने इसमें 2100 रुपए रखा हुआ है तो कम से कम 1500 का तो खा के जाएंगे, ऐसा कोई संकल्प लेके न जाए। भोजन उतना करें जो आपके शरीर के लिए वांछित है। वो कैसे करेंगे? आयुर्वेद वालों ने इसके बारे में बताया कि जो आपका स्टमक है उसके आप इमेजिनरी 4 पार्ट्स बनाएं और 2 भागों पूरे अन्नम, 2 parts of that stomach must be filled with the solid food। तो ये एकम प्रपूरे, 1 part must be filled with the water और liquid diet। चाहे सूप ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, फ्रूट जूस ले रहे हैं, तक्र ले रहे हैं, जो आप ले रहे हैं वो 1 पार्ट। और चौथा पार्ट वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषः। चौथे हिस्से को खाली छोड़ दें, क्योंकि अगर मिक्सी को भी आप ठूस के भर देंगे तो मिक्सी चलेगी नहीं, इसलिए एक हिस्सा खाली छोड़ दें। प्रॉपर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगे, आपका डाइजेशन सही होगा। 90% पेशेंट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं गैस की शिकायत है, गैस बहुत बनती है। खाने के बारे में अगर पूछिए क्या है कि साहब शाम को डट करके भोजन करते हैं, बिल्कुल उल्टा। प्रातः काल का ब्रेकफास्ट प्रिंस की तरह करना चाहिए, राजकुमार की तरह। लंच राजा की तरह करना चाहिए, खूब बढ़िया करिए। और शाम को भिक्षु की तरह, भिखारी की तरह मिनिमम। भैया उल्टा होता है कि खाना है, शरीर तो हमारा है, अन्न दूसरे का हो सकता है। आज राय साहब ने हमको आतिथ्य दिया है तो राय साहब का अन्न जरूर है, लेकिन शरीर तो हमारा है। इसलिए अपना शरीर देख करके, अपनी इच्छा देख करके, अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए आप उसका सेवन करें। तो ये तो हो गई मात्रा की बात। दूसरा होता है काल भोजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास महिला पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं साहब बहुत जलन होती है पेट में, गैस बहुत बन रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है। जब उनको पूछिएगा क्या ब्रेकफास्ट कब करती हैं, अरे डॉक्टर साहब कैसा ब्रेकफास्ट, बच्चे सवेरे स्कूल जाते हैं, आदमी को नौकरी पर जाना है, वही सब काम करा करो के 12:30 बजे पूजा कर आके तब हम नाश्ता करते हैं। तो इतने लंबे समय तक भोजन को न लेना उनको गैस्ट्राइटिस बनने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए काल भोजन इज सपोज्ड टू बी इंपॉर्टेंट। एक पेशेंट हमारे पास आया चेन्नई, IIT चेन्नई से। बच्चे को मैंने पूछा क्या परेशानी है, बोला साहब पोस्टपोनियल कॉल, जब कुछ खाते हैं तो मोशन जाने की इच्छा होती है। हमने उसके फेस को देखा और डायग्नोसिस बनाई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये तमाम हमारे साथी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए भी जानते हैं। IBS के ऊपर मैंने काम किया
और आईबीएस को मैं फेस देख करके डायग्नोस कर लेता हूँ उसको आईबीएस है। तो आपको उस आईबीएस के लिए क्या करना है, डोमिनस की हिस्ट्री लिया। खाना तो खाते हैं कि साहब सवेरे ब्रेकफास्ट को जो घर में रखा है खा के जाते हैं, मेस में मिल जाता है, लंच का कोई टाइम नहीं है, और डिनर बोला डिनर कभी रात को 2 बजे कभी रात को 1 बजे खाना मिल जाता है कि मेस 24 आवर्स खुली रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, काल भोजन आप नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से रोगी हो जाएंगे। दूसरा, असाध्य भोजन। आज आप देख रहे हैं, एक हमारे मित्र थे, शादी में गए, अपने विद्यार्थी की शादी में गए, उन्होंने सारे स्टॉल्स को टेस्ट किया, सबका खाना खाया, और खाना खाने के बाद में अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तब तक किसी व्यक्ति ने कहा कि बहुत तो खाना सब अच्छा था ही, लेकिन बाटी चोखा में बहुत आनंद आया। तो वो कहते हैं सब पकड़ करके, अरे बाप रे बाप, बाटी चोखा भी था, हमने देख ही नहीं पाया, मैंने सारे स्टॉल्स में खाना खाया लेकिन छूट गया कि बाद में रखा गया था। तो हमने ये कह दिया कि अभी क्या हो गया है, अभी तो आप गेट पर ही है ना, अंदर चलिए। वो चले अंदर, 4 बाटी और चोखा भी खाया, और 3 साल के बाद में डेथ हो गया। तो ये शरीर की रक्षा करिए, शरीर की रक्षा करने के लिए चीजें जरूरी है, उनको आप सेवन सही करिए। तो काल भोजन, मात्रावत भोजन, असाध्य भोजन। आप देख रहे हैं कि मूंग का हलवा भी रखा हुआ है और आइसक्रीम भी रखी हुई है, गरम और ठंडा दोनों आराम से आदमी ले रहा है। ये होता है असाध्य भोजन। इनकॉम्पिटेबल डाइट, कॉन्ट्ररी डाइट्स, मछली खा करके दूध पीना, लॉन्ग टर्म में तमाम तरह की एलर्जी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। एलर्जी की जब आप बात करेंगे, एलोपैथी में एलर्जी की जब बात करना शुरू करिए, तो मैं राय साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आपने कहा कि स्किन डिसीज का जब पेशेंट आता है, तो जो विद्यार्थी एमबीबीएस करते हैं, जिस रोगी को देखते हैं, वो एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करते करते मेडिकल कॉलेज में जब आ जाते हैं प्रोफेसर होकर के, तो वही रोगी पूरे वहां के पास पहुंच जाते हैं। एक बार स्किन डिसीज हो गई तो आपको क्रोनिक आपको हो जाएगा, लगातार आपको परेशान रहना पड़ेगा। तो मित्रों, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एलर्जी की जब बात करिएगा तो आपको लेवोसिट्राजिन से लेकर तमाम दवाई खिला देंगे, एलेग्रा खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। वो खाने के बाद में कहेंगे कि ये नहीं ठीक हो रहा है, बेटर आप अपना एलर्जी टेस्ट कराइए। जब आप एलर्जी टेस्ट कराने जाएंगे तो 50 चीजों से एलर्जी की लिस्ट आ जाएगी कि सरसों के तेल से है, आलू के छिलके से है, प्याज से है, डस्ट से है, स्मोक से है, पोलन से है, क्या क्या आप बचाएंगे। इंडिया में यू कैन नॉट लिव विदाउट डस्ट, विदाउट स्मोक, विदाउट चेंज ऑफ वेदर, विदाउट आलू एंड विदाउट प्याज, आप रह ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपने कहा कि ठीक है भाई हम हाइपरसेंसिटाइज करा देते हैं, आपने इंजेक्शन लगा के हाइपरसेंसिटाइजेशन करा लिया, 3 महीने बाद फिर एलर्जी हो गई, जांच कराने के नई 15 चीजें आ गई। तो दिस इज नॉट द अल्टरनेटिव। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? मैंने एक बड़े विद्यार्थी को पीएचडी कराई, मेरे दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि एलर्जी का हम निदान कैसे खोजे, कैसे खोजा। आपने विषकन्या के बारे में सुना होगा, बच्चे भी पढ़ते हैं, चंद्रकांता का एक उपन्यास आता था, चंद्रकांता संतति सीरियल भी आया था। विषकन्या का प्रयोग एक राजा दूसरे राजा पे विजय प्राप्त करने के लिए विषकन्या का प्रयोग करते थे। जन्म से लेकर बच्चियों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जहर खिलाया जाता था और उनकी डोज बढ़ा बढ़ा करके युवावस्था तक लाते उनको इतना विषाक्त कर देते थे कि उनको सर्प से डायरेक्ट काटने पर, बिच्छू से काटने पर भी असर नहीं होता था, और वो इतनी विषाक्त हो जाती थी कि दूसरे राजा के पास भेजा, उन्होंने अगर किस कर लिया तो राजा की डेथ हो जाती थी। इसमें भी मैंने विज्ञान खोला, इसमें भी मैंने खोज करने की कोशिश की। मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य क्या है, जब विष जैसी चीज को हम साथ में बना सकते हैं, बॉडी के लिए सुटेबल बना सकते हैं, तो उन एलर्जेंस को क्यों नहीं। बच्चे हमारे पास आते हैं, माँ कहती है कि साहब इसको हम 1 चम्मच दूध भी पिला देते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसको ग्लूटेन एलर्जी है, गेहूं का एक पराठा एक रोटी खाते ही पेट दर्द लेके दूध पोषण शुरू हो जाते हैं, ग्लूटेन एलर्जी है। किसी बच्चे को मिल्क एलर्जी है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने इसमें आयुर्वेद में खोजा, तो आयुर्वेद में एक शब्द आता है साध्य असाध्य। साध्य का मतलब सुटेबल, असाध्य का नॉन सुटेबल, अनसुटेबल। और एक असाध्य सात्विकरण, जो चीजें सुटेबल नहीं है उनको सुटेबल कैसे बनाया जाए, इसकी विधि बताई आचार्य भागवत ने, पादान शिक्रम।
तो मैंने उन बच्चों को जिनको दूध से एलर्जी थी 5 ड्रॉप दूध से शुरू किया, 21 दिन तक 5 ड्रॉप दिया, उसके बाद 10 किया, फिर 15 किया, 20 किया, 50 किया, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। बच्चों को 2 लीटर तक दूध पिलाया, वो 6 महीने में बच्चा दूध से एनर्जी उसकी खत्म हो गई, दूध उसको सूट करने लगा। इसे कहते हैं हम एडेप्टेशन, एडेप्टेबिलिटी। जैसे हमारे फौजी कारगिल युद्ध में जाते थे, एक ऊंचाई पे जाके एक्लेमेटाइजेशन कराया जाता था, उसी प्रकार से ये क्रम है, साथ में बनाया गया। मित्रों, एलोपैथी इसके बारे में क्या कहती है कि यदि आपको चना से एलर्जी है, चना मत खाइए, गेहूं से एलर्जी, गेहूं मत खाइए, आलू से एलर्जी, आलू मत खाइए। मित्रों, एलर्जी केवल फिजिकल लेवल पे नहीं होती, ये मेंटल लेवल पे भी होती है। अगर राय साहब को एलर्जी हो जाएगी प्रिंसिपल साहब से, तो कह देंगे नमस्कार, दूसरा कॉलेज खोल दीजिए।